जनादेश 2024 में हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति की सत्ता का केंद्र है, वहां से बीजेपी कैसे चूक गई, क्योंकि उस चूक से अब स्थिति यह है कि जो पिछले 10 साल से एकांकी राज था बीजेपी का, कहने के लिए एनडीए की सरकार थी लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास था, इस बार वो स्थिति नहीं है। वो 303 की टैली से 240 पे आ चुकी है और अब एक सही मायनों में कोएलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार बन रही है। और हम सब जानते हैं कि पूर्ण बहुमत और गठबंधन की सरकार में कितना अंतर होता है। लेकिन सवाल बड़े यही हैं कि क्या हुआ यूपी के अंदर, क्या जिस चीज की हम बात करते थे कि या जिस चीज को कहा जाने लगा था कि अब जातीय समीकरण खत्म हो गए हैं, जातीय राजनीति नहीं चलेगी, वो फिर से लौट कर आ रही है, तो क्यों ऐसा बन पड़ रहा है? वो बड़ा लाभार्थी वर्ग कहां गया जिसकी इतनी बात हो रही थी, क्यों वो आधार नहीं बना जीत का? तो कहां चूक हो गई उत्तर प्रदेश में? अवधेश जी, जो लाभार्थी वर्ग वाली बात आपने भी कही थी थोड़ी देर पहले, उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस था बीजेपी को कि हमने बहुत काम किया है, उसका कई जगह उन्हें फायदा भी मिला, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, पहले तो आपने मध्य प्रदेश की बात की है और गुजरात की, तो ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश और गुजरात में रिकॉर्ड वोटिंग कम हुई है। 9% के आसपास दोनों जगह वोटिंग कम हुई थी और भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीती। इसलिए जीती कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस रह ही नहीं गई है। जिला जिला में 70% कांग्रेस अगर बीजेपी में चली गई हुई है, गुजरात में चली गई है, तो वोटिंग कम भी होगी तो जीतेगी। तो इसलिए वो एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य है और मध्य प्रदेश का काम अलग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो अपने अच्छे हैं, उन्होंने प्रशासन को ठीक किया, उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक किया, लेकिन अगर एक मॉडल प्रदेश था तो शासन को एक मॉडल शासन होना चाहिए था। हुआ है यही कि कार्यकर्ताओं की, स्थानीय नेताओं की सत्ता से व्यापक दूरी बन गई है। और सच यह है कि जगह जगह हर क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके प्रतिबद्ध समर्थक, उनके यहां तक कि स्थानीय नेता चुनाव में बड़ी संख्या में या तो उदासीन थे या विरोध कर रहे थे। ये दो स्थितियां होती है। जब कार्यकर्ता उदासीन होता है, विरोध करता है, तो नैरेटिव की लड़ाई आप नहीं लड़ पाते हैं। तो जो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, इसका उस रूप में खंडन नहीं हुआ। नहीं तो अखिलेश यादव ने तो बहुत देर से चुनाव प्रचार शुरू किया और अखिलेश और राहुल की सभा जो है 2 चरण के बाद हुई है। तो इस समय की उस परिस्थिति को अगर ठीक से नहीं समझेंगे कि ये चारों तरफ यही स्थिति थी। अगर आप ऐसे लोगों को, मैं जा रहा था, कार्यकर्ता जो सक्रिय होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी चाहता है कि हम राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं, विधान परिषद जाएं। अगर आप आरपीएन सिंह को राज्यसभा देंगे तो आपको लग सकता है कि हम जातीय समीकरण साधते हैं, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं को उससे धक्का पहुंचता है। जिस प्रकार के लोग भेजे गए हैं विधान परिषद में, वो सारे इशू वहां थे। इसलिए कार्यकर्ता अयोध्या की स्थिति को देखते हुए भी बीजेपी के वर्कर उत्तर प्रदेश में उस ढंग से सक्रिय नहीं थे। बाकी जो चीजें कही जा रही है कि जोगी जी लेके गए, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने देखा है कि सब एक साथ बैठते हैं, टिकट पर बात होती है, कहीं असहमति होती है, सहमति होती है, 2, 4, 5, 7 सीट जब बचता है तो किसी पर छोड़ दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ को लाने में भूमिका जो अमित शाह की रही है, लंबे समय से एक संबंध है, राजनीति में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यह कह दिया जाए कि अमित शाह जो है केवल अपना ही चला रहे थे, जोगी जी की नहीं चली है, यह मीडिया की खबर हो सकती है। कई बिंदु पर असहमति होती है, क्योंकि इस समय अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तो कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से योगी आदित्यनाथ माने जाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हमारा नाम लेते थे जो मोदी का, उसके साथ जोगी को जोड़ दिया, तो 10 बार उन्होंने नाम लिया है। इसलिए ये जो है ना, ये सब मूल बात यही है कि उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश के शासन और संगठन में कोई तालमेल नहीं था, संगठन की दूरी बन गई थी। कार्यकर्ताओं की बात ब्रजेश जी भले कह रहे हो, मुझे जानकारी है कि कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, नहीं पहुंच रही थी। तो ये दूसरी स्थितियां ठीक है, लेकिन जिस तरह की पार्टी है बीजेपी और जिस तरीके का अनुशासन है उसके अंदर और जिस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं ना, अवधेश जी, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो थोड़ी पचती नहीं है। वीरेंद्र भट्ट साहब, हाँ आप, क्योंकि मेरे को क्विकली करना पड़ेगा, समय थोड़ा कम रहेगा। नहीं पच रही हो ना, सुनिए,
आपको नहीं पच रही हो, फैक्ट यही है। मैं घूमा हूं, मैं हजारों लोगों से मिला हूं। नहीं, मैं माफी, और मैं जी 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 कह सकता हूं कि अवधेश जी, अवधेश, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जी, आप बेहतर समझते हैं प्रदेश को, बिल्कुल 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 सर, आप प्रदेश को बेहतर समझते हैं, और ये पचने वाला शब्द मुझे खुद को ठीक नहीं लगा, तो मेरे समझ में कम आई। नैरेटिव की लड़ाई कैसे लड़ी गई? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वीरेंद्र साहब, यहाँ पर आरएसएस की भूमिका क्या रही? क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पार्टी, ये संगठन बड़े स्ट्रांग है और ये किसी चीज को हल्के में नहीं लेते। उनकी भी बातें, उनकी भी जो उनकी भी संस्कृति थी, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, उसको भी बीजेपी लीडरशिप ने इग्नोर किया। और आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा का जो बयान था 4 जून को भी आपने देखा होगा, जो शाम को विजय समारोह हुआ था उसमें भी। लेकिन जो बार बार अवधेश जी कह रहे, कार्यकर्ता, सरकार कार्यकर्ताओं के प्लेजर के लिए नहीं बनती है, सरकार जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनती है, जनता की सेवा के लिए बनती है। कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए सरकार नहीं बनती है। और ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जनता से संवाद कैसे कायम करेगी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेगी, सीधे करेगी, कैडर के बल पे करेगी, या ब्यूरोक्रेसी के बल पे करेगी। और अपनी पॉलिटिकल फेरियोर के लिए ब्यूरोक्रेसी के बीच में लाना, ये बहुत शालीन बात नहीं कही जा सकती। जी ठीक है, मैं अब थोड़ा है। जी जी ब्रजेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे करता जनता नहीं है थोड़े, ठीक है सर, अब समय कम रह गया। ब्रजेश जी, क्या वो जातीय समीकरण राजनीति का फिर से लौट के आ रहा है और उत्तर प्रदेश उसकी जमीन बन रहा है, जो कहने लगे थे कि अब खत्म है? नहीं, अब देखिए, अब बीजेपी भी तैयार हो गई है। वो लड़ाई अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जमीन पे। वास्तव में इस तरह की घटनाएं होती हैं राजनीति में, चुनाव में हारना। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव 19 के पहले 3 महीना पहले 3 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तीनों में 2-2 लाख 2.5 लाख से हार गई थी बीजेपी, लेकिन 3 महीने बाद जीत गई। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब चलती है राजनीति में। इस समय जो है ये नहीं उसको ठीक कर पाए, नहीं वो कर पाए। कार्यकर्ताओं के जो उनकी नाराजगी की थी प्रत्याशियों को लेकर के, उसका कोई वो नहीं हुआ। और अकस्मात ये पेपर लीक वाला मामला आ गया, और बिजली की समस्या पहले चल रही थी, ये तमाम मिलकर के हार का कारण बनी है। अब मुझे लगता है कि अब असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि अब 2027 की लड़ाई अब आज ही से या कल से या 2 दिन बाद से ये शुरू होने जा रही है। बड़ी रोचक लड़ाई होने जा रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो देखिए, कोशिश थी विश्लेषण करने की, क्योंकि इस समय पूरे देश के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि बीजेपी जो वहां पर इतना शानदार प्रदर्शन कर रही थी 2014 में, उसके आने का जो आधार बना वो यूपी था। 2019 में यूपी ने लगभग वही रिजल्ट दिया, और आखिर 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि पूरी की पूरी कहानी ही उल्टी हो गई। कई दिनों तक इसका विश्लेषण चलता रहेगा मीडिया में भी, और साथ में बीजेपी के अंदर भी जो उनका थिंक टैंक है वो लगातार इस पर बात करेगा कि उत्तर प्रदेश में वो कहां चूक गए। जैसा कहा कि 2027 ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर चुनाव होने ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि देश की राजनीति का आधार था, वो जमीन एक बार फिर कह रही कि वो अभी भी देश की राजनीति का आधार है। आपको लगातार उस पर काम करना होगा और उसको समझना होगा। वो शायद इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।